सिविलाइजेशन और उसके कल्चर को समझा। हमने देखा कि कैसे 2900 बीसी में हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरू हुई और कैसे 1700 बीसी तक ये पूरी तरह से डिक्लाइन हो गई। हड़प्पन सिविलाइजेशन के सोर्सेज की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर हमें काफ़ी कुछ पता चलता है, यानी खुदाई में जो हमें मिला है उससे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर पाए। हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड कोई लिटरेचर हमें नहीं मिला है और जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिली हैं उन्हें हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो भी हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में पता चला है वो हमें उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर ही पता चला है। बट अगर हम 1700 बीसी के आगे की हिस्ट्री देखें तो हम कह सकते हैं कि हमें ऐसे बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं जिनसे हमें 1500 बीसी से 600 बीसी तक की इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री का पता चलता है। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है वेदास। इसके अलावा ब्राह्मणास, उपनिषद, अर्यंकास और दो एपिक्स रामायण और महाभारत। रामायण जिसे वाल्मीकि ने लिखा था और महाभारत जिसे वेद व्यास ने लिखा था। इन सभी सोर्सेज में सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है वेदास। और ये जो वर्ड है वेद, इसका रूट वर्ड है विद। विद का मतलब है टू नो, यानी जानना। और इस तरह कहा जा सकता है कि वेदा सुपीरियर नॉलेज को सिग्निफाई करता है। वैदिक लिटरेचर इन ऑल 4 वेदों से मिलकर बना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद अर्लीस्ट वेद है और इसमें 1028 हाइम्स हैं। हिम्स मतलब रिलीजियस पोएम्स। अब ये जो ऋग्वेद है इससे हमें क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि ऋग्वेद के कंपोजर्स ने खुद को आर्य बताया है। आर्य यानी किन्समैन या कंपेनियन। किन्समैन का मतलब होता है ऐसे लोग जिनमें आपस में ब्लड रिलेशन है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उससे ये बात क्लियर होती है कि 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच के समय में जिन लोगों से रिलेटेड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस या फिर वैदिक लिटरेचर हमें मिला है वो आर्य थे और इसीलिए इस पीरियड को वैदिक पीरियड या फिर वैदिक कल्चर के रूप में देखा जाता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये आर्यंस थे कौन और ये कहाँ से आए थे। तो इसे समझने और समझाने के लिए हिस्टोरियंस जिस चीज़ को सबसे इम्पोर्टेंट क्लू मानते हैं वो है इनकी लैंग्वेज, यानी संस्कृत। क्योंकि ये पूरा लिटरेचर हमें संस्कृत में मिला है और माना जाता है कि फाउंडिंग लैंग्वेज जिससे संस्कृत निकली है वो है इंडो यूरोपियन। और ये जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है इससे कई क्लास ऑफ लैंग्वेजेस निकली हैं, जैसे कि जर्मनिक जिससे जर्मन, इंग्लिश और स्वीडिश बिलोंग करती है। इसी तरह रोमांस जिससे इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच और रोमानियन बिलोंग करती हैं, उनकी रूट्स भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में ही है। इसके अलावा ग्रीक, लैटिन और अवेस्तन जो कि ओल्ड इरेनियन लैंग्वेज है, इन सभी लैंग्वेजेस की रूट्स इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में है। और इसी वजह से हिस्टोरियंस ने एक थ्योरी पोस्टुलेट की है कि इन लैंग्वेजेस को बोलने वाले जो भी लोग हैं वो सब एक कॉमन लैंड से बिलोंग करते होंगे। यानी अगर हमें इस कॉमन होमलैंड का पता चल जाए तो हमें उस जगह का पता चल जाएगा जहाँ से ये आर्यंस भारत में आए। बट ये कॉमन होमलैंड है क्या, ये अपने आप में ही एक हाईली डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि इस ओरिजिनल होमलैंड को लेकर हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स आपस में एकमत नहीं हो पाए हैं। किसी का कहना है कि ये कॉमन होमलैंड आर्कटिक रीजन में है, किसी का कहना है कि ये कॉमन होमलैंड है जर्मनी, कोई कहता है सेंट्रल एशिया, तो कोई कहता है सदर्न पार्ट ऑफ रशिया। इनफैक्ट बाल गंगाधर तिलक ने भी अपनी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के ज़रिए ये प्रूव करने की कोशिश की कि ये आर्यंस आर्कटिक रीजन को बिलोंग करते थे। बट इन सब लोकेशंस में से हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स के बीच अगर कोई लोकेशन मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है तो वो है सदर्न पार्ट ऑफ रशिया। तो चलिए मैप में देखते हैं। तो ये जो हाईलाइटेड एरिया है ये है ब्लैक सी। इस ब्लैक सी के नॉर्थ में जो रीजन है इसमें से कुछ रीजन यूक्रेन और कुछ रीजन रशिया को बिलोंग करता है। माना जाता है कि इसी रीजन में इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहा करते थे जो यहाँ से डिफरेंट डायरेक्शंस में माइग्रेट हुए। इन माइग्रेटेड लोगों में जो लोग ईरान के आसपास के रीजन में पहुँचे उन्हें इंडो ईरानियन कहा गया और यहाँ से जो माइग्रेट करते हुए लोग भारत में आए वही हैं आर्य। पिछली वीडियो में हमने देखा कि आर्यंस क्यों और कैसे भारत में आए। भारत में आने के बाद स्टार्टिंग में वो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन और पंजाब के प्लेन्स में सेटल हुए और क्योंकि इनका प्राइमरी काम कैटल रियरिंग था, एग्रीकल्चर पर इनकी डिपेंडेंसी काफ़ी लिमिटेड थी, इसीलिए ये हमेशा पास्चर्स की तलाश में रहते थे। पास्चर मतलब घास वाले मैदान जहाँ पर एनिमल्स घास चरते हैं। तो पास्चर्स की तलाश में ये धीरे धीरे भारत के इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में एंटर होने लगे
और 6th सेंचुरी बीसी यानी 600 बीसी तक सिचुएशन ये थी कि पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया इन लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया था और इस रीजन को कहा गया आर्यवर्त। तो हमने देखा कि 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच हमें भारत में वैदिक कल्चर देखने को मिला और इसकी जानकारी हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और वैदिक लिटरेचर से मिलती है। वैदिक लिटरेचर्स यानी वेद। तो समय के आधार पर वेदों को दो क्रोनोलॉजिकल स्ट्रेटा में डिवाइड किया जा सकता है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। ऋग्वेद अर्ली वैदिक पीरियड में कंपोज हुए थे, जबकि बाकी के वेद कंपोज हुए थे लेटर वैदिक पीरियड में। एक्चुअली केवल ऋग्वेद से ही हमें 1500 बीसी से 1000 बीसी तक की इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसीलिए इस पीरियड को ऋग्वेदिक पीरियड कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अर्ली वैदिक पीरियड में कंपोज तो किए गए थे, बट एक्चुअली में इनको लिखा या कंपाइल किया गया लेटर वैदिक पीरियड में, यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी तक के पीरियड में ऋग्वेद जनरेशन टू जनरेशन ओरल फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होता गया और 1000 बीसी से 600 बीसी तक के पीरियड को लेटर वैदिक पीरियड कहा गया। तो इस वीडियो में हम लोग ऋग्वेदिक कल्चर की बात करेंगे, यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी तक की। और जैसा कि हमने कहा कि इस पीरियड की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है और ऋग्वेद में मल्टीपल जगहों पर सप्त सिंधु का जिक्र है। सप्त सिंधु यानी लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ये 7 रिवर्स हैं, इंडस यानी सिंधु, सरस्वती जो अब सूख चुकी है, इसके अलावा पंजाब की 5 रिवर्स यानी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ऋग्वेद में सतलुज को शतुद्री कहा गया है, ब्यास को विपास, रावी को पारुष्णी, चेनाब को अक्सिनी और झेलम को वितास्ता। बट इनमें से किसी नदी का अगर सबसे ज़्यादा नाम ऋग्वेद में मेंशन्ड है तो वो है सिंधु और सरस्वती। रिवर यमुना और गंगा का जिक्र सिर्फ 2 बार किया गया है, यमुना का 2 बार और गंगा का 1 बार। इसका मतलब अर्ली आर्यंस को यमुना और अपर गंगा के आगे के भारत का कुछ भी पता नहीं था। उनकी ज्योग्राफिकल नॉलेज यमुना और अपर गंगा तक ही सीमित थी। इससे ये भी पता चलता है कि ऋग्वेदिक पीरियड में आर्यंस मोस्टली इंडस रीजन में ही रहा करते थे। इसके अलावा ऋग्वेद से हमें आर्यंस की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक कंडीशंस और रिलीजन का भी पता चलता है। तो चलिए देखते हैं कि ऋग्वेदिक पीरियड में आर्यंस की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या था। उस समय आर्यंस की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक यूनिट थी कुल यानी फैमिली, और कई सारी फैमिलीज जो सब एक साथ रहती थी उन्हें कहा जाता था ग्राम यानी विलेज। इस ग्राम का एक लीडर होता था जिसे ग्रामनी कहा जाता था और कई सारे ग्रामों को एक साथ मिलाकर कहा जाता था विसु। हर एक विसु का एक लीडर होता था और उसे कहा जाता था विषयपति। इस तरह के कई सारे विसुओं को मिलाकर बनता था जन, और अर्ली वैदिक पीरियड की हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट जन ही थी। जन रिप्रेजेंट करता था एक ट्राइब को, यानी हम कह सकते हैं कि जन बेसिकली एक ट्राइबल किंगडम की तरह था जिसके मुखिया को राजन कहा जाता था। राजन यानी किंग, और क्योंकि ये एक ट्राइब के किंग हैं इसीलिए इन्हें एक ट्राइबल चीफ के रूप में भी देखा जा सकता है। तो ऋग्वेदिक पीरियड में जन एक ट्राइबल किंगडम तो था, बट एक ऐसा किंगडम जिसके पास अपनी कोई लैंड नहीं थी। कहने का मतलब कि ये किसी स्पेसिफाइड एरिया ऑफ लैंड में राज नहीं करते थे, ये अभी भी पास्चर्स की तलाश में अपनी जगह बदलते रहते थे। और ये राजन की जिम्मेदारी होती थी कि वो अपने जन के लोगों और कैटल्स को प्रोटेक्ट करें, और इसीलिए उसे गोपति भी कहा जाता था। तो इसका मतलब राजन के ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी एक टीम भी होगी जिसकी मदद से ये जिम्मेदारी को निभाते होंगे। तो इनको सपोर्ट करने के लिए जो टीम थी उसमें एक पुरोहित थे यानी प्रीस्ट। इसके साथ साथ इनके एक सेनानी भी हुआ करते थे यानी कमांडर इन चीफ। अब ये कमाल की बात है कि ऋग्वेद में सेनानी का जिक्र तो है बट कहीं भी स्टैंडिंग आर्मी का रेफरेंस नहीं मिलता है। यानी एक ट्राइब अगर दूसरी ट्राइब के साथ वॉर में जाती है तो वॉर से पहले ही सेना तैयार की जाती थी। इसके अलावा राजन के सपोर्ट के लिए 2 ट्राइबल असेंबलीज भी थी जो राजन को जुडिशियल और पॉलिटिकल फंक्शंस में हेल्प करती थी। ये 2 ट्राइबल असेंबलीज थी सभा और समिति। सभा में ट्राइब के ओल्डर और एक्सपीरियंस लोग हुआ करते थे जो समय समय पे राजन को सलाह देते थे, और समिति एक जनरल बॉडी थी जिसमें उस ट्राइब के सभी मेंबर्स हुआ करते थे। ये सभा और समिति होने का फ़ायदा ये था कि राजन अपनी मनमानी नहीं कर सकता था, उसके पास लिमिटेड पावर्स थी। और ऋग्वेद के हिसाब से ये माना जा सकता है कि उस समय एक मोनार्कियल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ जनरली राजा का बेटा ही राजा बनता था।
बट क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा मैंडेटरी था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा मैंडेटरी नहीं था, क्योंकि ऋग्वेद में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिला जहाँ पर एक फैमिली के लोगों ने 5 से ज़्यादा जनरेशन तक राज किया हो। तो हमने देखा कि एक ट्राइबल किंगडम में पॉलिटिकल व्यवस्था किस प्रकार की थी। ऋग्वेदिक पीरियड में इस तरह के एटलीस्ट 30 क्लैंस और ट्राइब्स मेंशन्ड हैं, और उनमें से 5 को ऋग्वेद ने मेजर ट्राइब्स या मेजर जन बताया है, जिन्हें पंचजन कहा गया है। तो ऋग्वेदिक पीरियड में जो मेजर ट्राइब्स थी वो थी तुर्वासा, अनु, यदु, पुरु, मत्स्य और भारत। पिछली वीडियो में हमने समझा कि ऋग्वेदिक पीरियड के दौरान पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का था। आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे सोशल लाइफ से, यानी ऋग्वेदिक पीरियड के दौरान सोशल लाइफ किस प्रकार की थी। बेसिकली ऋग्वेदिक सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी एक ऐसी सोसाइटी जिसे मेन कंट्रोल करते थे। वैसे तो ऋग्वेदिक हिम्स में प्रजा की कामना की गई है, जिसमें लड़के और लड़की दोनों आते हैं, बट कुछ हिम्स में ज्यादा जोर ब्रेव सन्स पर दिया गया है, जिन्हें सुवीर कहा गया है, यानी एक ऐसा पुत्र जो लड़ाई लड़ सके। ऋग्वेदिक पीरियड में फैमिली वाज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, और फैमिली का जो भी एल्डेस्ट मेल मेंबर होता था उसे फैमिली का हेड माना जाता था और कहा जाता था गृहपति। ऋग्वेदिक पीरियड में इन जनरल मोनोगोमी प्रैक्टिस होती थी, यानी एक व्यक्ति सिर्फ एक शादी कर सकता था। हालांकि राजा या फिर रॉयल फैमिलीज के केस में एक व्यक्ति मल्टीपल शादी भी कर सकता था। इसे पॉलीगैमी कहा जाता है, और पॉलीगैमी सिर्फ रॉयल और नोबल फैमिलीज में ही होती थी। इसके अलावा कम उम्र में बच्चों की शादी यानी चाइल्ड मैरिज ऋग्वेदिक पीरियड में नहीं हुआ करती थी। लड़कियों की शादी जनरली प्यूबर्टी की उम्र के बाद की जाती थी। प्यूबर्टी वो समय होता है जब बच्चों में एडल्टहुड के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो चाइल्ड मैरिज ऋग्वेदिक पीरियड में नहीं हुआ करती थी, और अगर किसी लेडी के पति की मृत्यु हो जाए तो उसकी चिता के साथ उसकी पत्नी को भी जला देने की जो प्रथा है उसे सती प्रथा कहा जाता है। और ऋग्वेदिक पीरियड में सती प्रथा भी नहीं हुआ करती थी। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ऋग्वेदिक पीरियड में कई मामलों में विमेन को मेन के बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल, मेजर सेरेमनीज में मेन और विमेन दोनों पार्टिसिपेट किया करते थे। पॉपुलर असेंबलीज को ज्वाइन करने के लिए भी मेन और विमेन दोनों को अलाउड था, और स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मेन और विमेन दोनों के लिए अवेलेबल थी। इनफैक्ट ऋग्वेद में कई सारे विमेन पोइट्स का नाम भी मेंशन किया गया है, जैसे अपाला, विश्ववरा, घोष और लोपामुद्रा एटसेट्रा। और इन पोइट्स ने कई सारे वर्सेस ऋग्वेद में ऐड भी किए हैं, ऐसा भी कहा गया है। और अपाला और विश्ववरा के बारे में ये भी कहा गया है कि इन लोगों ने अकेले बिना किसी पुरुष की हेल्प के यज्ञ भी किए हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि ऋग्वेदिक लोगों की सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी तो थी, मगर फिर भी ये वुमेन की रिस्पेक्ट करते थे, और वुमेन की पोजीशन ऋग्वेदिक सोसाइटी में काफ़ी अच्छी थी। ये बात इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन की पोजीशन लगातार डिटीरियोरेट हो रही थी, जिसे हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। हालांकि मोस्टली घर का जो काम है उसकी जिम्मेदारी ऋग्वेदिक पीरियड में भी वुमेन की थी, और ये लोग खाने में व्हीट, बार्ले, फ्रूट और वेजिटेबल खाया करते थे, और साथ ही मिल्क और मिल्क से बनने वाले मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि घी और कर्ड भी खाते थे। और इन जनरल ये लोग काऊ मिल्क पीते थे, और काऊ को एक सेक्रेड एनिमल माना जाता था, और काऊ मीट खाना प्रोहिबिटेड था। हालांकि ये लोग दूसरे जानवरों का मीट खाते थे। इसके अलावा अपने लीजर टाइम में ये लोग डाइसिंग, चैरियट रेसिंग, म्यूजिक एंड डांस और हॉर्स राइडिंग जैसी चीज़ें किया करते थे। आर्यंस जब भारत में आए तो उन्हें शुरुआत से ही एक बात क्लियर थी, और वो ये कि यहाँ के नेटिव्स से वो दिखने में भिन्न हैं। आर्यंस का रंग गोरा है, जबकि भारत के नेटिव्स डार्क स्किन थे। इसीलिए ऋग्वेद में वर्ण का भी मेंशन किया गया है। वर्ण का मतलब होता है कलर। यहाँ के डार्क स्किन लोगों की ट्राइब्स का नाम दशाज और दस्यूज मेंशन किया। ऋग्वेद में कहा गया है कि आर्यंस ने इन लोगों को लड़ाई में हरा दिया था और उन्हें शूद्र बताया। ये जो टर्म शूद्र है ये एक ऐसी ट्राइब के नाम से ली गई है जिसे आर्यंस ने अपने अधीन कर लिया था। इसके अलावा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड को पढ़ते समय हमने देखा था कि आर्यंस में राजन्य यानी किंग होते थे, कुछ लोगों को पुरोहित माना जाता था, कुछ लोग सेनानी यानी कमांडर इन चीफ थे, और बाकी के लोग थे कॉमन मैन यानी आम आदमी। तो जो लोग लड़ाई या वॉर्स में पार्टिसिपेट करते थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया। कॉमन लोग एग्रीकल्चर या ट्रेड से रिलेटेड काम करते थे उन्हें वैश्य कहा गया। पुरोहित क्लास को ब्राह्मण कहा गया। और इस तरह टुवर्ड्स द एंड ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड सोसाइटी में ये 4 फोल्ड डिवीजन देखने को मिला। और ऋग्वेद के लेटर पार्ट में पुरुष का जिक्र किया गया है। पुरुष को एक सेलेस्टियल बीइंग की तरह एक्सप्लेन किया गया है, और कहा गया है कि पुरुष वो है जिनकी बॉडी से ये यूनिवर्स बना है। पुरुष के माउथ से बने ब्राह्मण, आर्म्स से बने क्षत्रिय, थाइस से बने वैश्य और फीट से बने शूद्र।
ऋग्वेद में इस तरह इस फोर फोल्ड सोशल डिवीज़न का जिक्र किया गया है। हालांकि ये सोशल डिवीज़न ऋग्वेदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं था। तो ये था ऋग्वेदिक पीरियड के लोगों की सोशल लाइफ का डिस्क्रिप्शन। अब देखते हैं ऋग्वेदिक पीरियड के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस। ऋग्वेदिक आर्यंस मेनली पास्टोरल पीपल थे, जिनका मेन ऑक्यूपेशन था कैटल रियरिंग। जिसके पास जितने कैटल्स होते वो उतना वेल्दी माना जाता, और वेल्दी लोगों को गोमत कहा जाता था। गोमत बना है गो से, जो रिप्रेजेंट करता है कैटल को। और ऋग्वेद में गाय को अगन्य कहा गया है, जिसका मतलब होता है नॉट टू बी किल्ड। एक्चुअली आर्यंस की पूरी इकोनॉमी इन कैटल्स के अराउंड ही बुनी हुई थी। प्रीस्ट को अगर रिवार्ड देना हो तो उसे कैटल्स दिए जाते थे। अगर बैटल्स होते थे तो वो भी इन कैटल्स को जीतने के लिए होते थे। इसीलिए इन बैटल्स को भी गाविष्टी कहा जाता था। गाविष्टी का लिटिल मीनिंग है इन सर्च ऑफ काउज, यानी गाय की तलाश। इसके अलावा बैटल को और भी कई शब्दों से पुकारा गया है, जैसे कि गोशु, गोजीत, गोविद, गोविंदु। हर जगह यहाँ पर आपको ये गो शब्द देखने को मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में लोग अपनी बेटियों को दोहित्री कहा करते थे, क्योंकि गाय का दूध निकालने का काम इनका हुआ करता था। और अपने गेस्ट को ये लोग कहते थे गोघन, जिसका मतलब होता है काउ किलर। वैसे तो ये लोग गाय को सेक्रेड मानते थे, बट अतिथि देवो भव के आधार पर ये लोग अतिथि को गाय का मीट खिलाने के लिए भी तैयार थे। अब आगे देखते हैं। जैसा कि हमने कहा कि विमेन इन जनरल हाउस होल्ड वर्क किया करती थी, और आमतौर पर आदमी लोग कैटल रियरिंग किया करते थे। बट इसके अलावा भी कई और सारे काम थे जो ये लोग किया करते थे, जैसे कि फार्मिंग। हालांकि फार्मिंग और एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था, बट वीट और बार्ले जैसी चीज़ ये लोग उगाया करते थे। इसके अलावा कारपेंट्री, और क्योंकि आर्यंस जनरली कॉटन एंड वुलन क्लोथ्स पहना करते थे, तो कुछ लोग स्पिनिंग प्रोफेशन में भी थे, और ये लोग ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे, तो इसीलिए कुछ लोग गोल्ड स्मिथ प्रोफेशन में भी थे। कुछ लोग पॉटरी में इन्वॉल्व थे, तो कुछ लोग ट्रेड किया करते थे। ट्रेड जनरली बार्टर सिस्टम में हुआ करता था, और ऋग्वेदिक पीरियड के टुवर्ड्स द एंड ये लोग गोल्ड कॉइन्स, जिन्हें निश्क कहा जाता था, उसे लार्ज ट्रांजेक्शन वाले ट्रेड में यूज़ किया करते थे। इसके अलावा आर्यंस फाइटिंग और बैटल्स में भी पार्टिसिपेट किया करते थे, और मेटल वर्क में भी, खासकर कॉपर और ब्रॉन्ज मेटल वर्क में। बट ये बात ध्यान देने वाली है कि 1000 BC तक आर्यंस का मेन प्रोफेशन अभी भी कैटल रियरिंग ही था। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेदिक पीरियड के दौरान किस तरह के रिलीजियस ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते थे, और क्या जो रिलीजन फॉलो होता था वो हिंदुइज्म था, ये भी समझेंगे। इससे पहले की वीडियोज़ में हम ऋग्वेदिक पीरियड की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल लाइफ और इकोनॉमिक कंडीशंस को कवर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऋग्वेदिक पीरियड के लोग किस तरह के रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो किया करते थे। बेसिकली ऋग्वेदिक आर्यंस नेचुरल फोर्सेस को वर्शिप किया करते थे। नेचुरल फोर्सेस जैसे कि अर्थ, फायर, विंड, रेन और थंडर। अर्थ गॉड को पृथ्वी कहा जाता था, फायर गॉड को अग्निदेव, विंड गॉड को कहा जाता था वायुदेव, रेन गॉड को कहा जाता था वरुण देव, और थंडर गॉड को कहा जाता था इंद्रदेव। इन सारे भगवानों में जिस भगवान को ऋग्वेद में ग्रेटेस्ट माना गया है वो है इंद्रदेव। ऋग्वेद में इंद्रदेव को पुरंदर कहा गया है, यानी फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय करने वाला। इंद्रदेव की कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऋग्वेद में मेंशन्ड है वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं ग्रीक गॉड ज़्यूस से। इंद्र को एक वॉरलॉर्ड की तरह डिस्क्राइब किया गया है, जो आर्यन ट्राइब्स को वॉर में लीड करते हुए डेमन्स के अगेंस्ट विक्ट्री दिलाते थे। ऋग्वेद की 250 हिम्स में इंद्र का जिक्र है। इससे पता चलता है कि इंद्र आर्यन ट्राइब्स के सबसे ग्रेटेस्ट गॉड थे। इसके अलावा ऋग्वेद में ये भी बताया गया है कि इंद्र के सर्वेंट्स मेल और फीमेल दोनों थे। मेल सर्वेंट्स को गंधर्व कहा गया है, और फीमेल सर्वेंट्स को अप्सरा कहा गया है। इंद्र के बाद दूसरे नंबर पर जिस गॉड को ऋग्वेद में महत्व दिया गया है वो है अग्निदेव। अग्निदेव को भगवान और आम लोगों के बीच का एक लिंक भी बताया गया है, और क्योंकि भगवान तो कहीं आसमान में ही रहते थे, तो आम लोगों को अगर उनसे कुछ फेवर चाहिए तो उन्हें कुछ सेक्रीफाइस करने होंगे, जिसे यज्ञ कहा गया। तो अगर आम लोग घी, मिल्क और अनाज को यज्ञ के दौरान अग्नि को समर्पित करें तो ये अग्नि में भस्म होने के बाद भगवान तक पहुंच जाता है। इसीलिए अग्नि को भगवान और आम लोगों के बीच का एक ब्रिज बताया गया, और इस तरह लोग यज्ञ करते हुए अपनी प्रेयर्स भगवान तक पहुंचा सकते थे, और इसके बदले रिवार्ड्स एक्सपेक्ट कर सकते थे। ऋग्वेद की 200 हिम्स अग्नि से संबंधित हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर जिस नेचुरल फोर्स को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है वो है वरुण देव। वरुण यानी रेन। कहा गया है कि वरुण देव सृष्टि के नेचुरल ऑर्डर को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ये तो थे वो भगवान जो नेचुरल फोर्सेस से संबंधित थे, बट इन टोटल 33 भगवानों के बारे में ऋग्वेद में जिक्र किया गया है।
इनमें से कुछ भगवान मेल थे और कुछ भगवान फीमेल। हालांकि मेल भगवान ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा थे और इसका रीज़न ये था कि ऋग्वेदिक सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। फीमेल गॉड के नाम पर आपको अदिति, उषा और सावित्री का नाम देखने को मिलता है। सावित्री वो गॉडेस हैं जिनके लिए ऋग्वेद में गायत्री मंत्र डेडिकेट किया गया है। यहाँ पर हमें ये भी जानना चाहिए कि सावित्री, सूर्य और पुशान, इन तीनों भगवानों को प्रिंसिपल सोलर डाइटीज माना गया है। पुशान वो भगवान हैं जिन्हें रोड्स, कैटल रियरिंग करने वाले लोग और कैटल्स का रक्षक बताया गया है। इसके अलावा कहा गया है कि भगवान विष्णु के पास भी सोलर करेक्टरिस्टिक्स थी और कहा गया है कि विष्णु वो हैं जिन्होंने 3 पग में पूरी धरती नाप दी थी। हालांकि ऋग्वेदिक पीरियड में विष्णु एक माइनर गॉड है। इसके अलावा ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि ऋग्वेदिक पीरियड में यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी तक टेम्पल और आइडल वर्शिप नहीं हुआ करती थी। तो ये जो पीरियड था 1500 बीसी से 1000 बीसी तक यानी ऋग्वेदिक पीरियड, इसमें जो रिलीजन फॉलो होता था उसे वेदिज्म कहा गया है। और इसके बाद का जो पीरियड है यानी 1000 बीसी से 600 बीसी तक, जिसे लेटर वैदिक पीरियड कहा जाता है, उस समय में भी वेदिज्म ही प्रैक्टिस किया जाता था। और वेदिज्म ही वो रिलीजन है जिससे 600 बीसी के आसपास हिंदुइज्म इवॉल्व होना शुरू हुआ। एक्चुअली लेटर वैदिक पीरियड में ही वेदिज्म से डेवलप हुआ था ब्राह्मणिज्म और ब्राह्मणिज्म से इवॉल्व हुआ था हिंदुइज्म। अब तक हम ये तो समझ ही चुके हैं कि 1500 बीसी से 600 बीसी तक के पीरियड को वैदिक पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच के समय को अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाता है और 1000 बीसी से 600 बीसी तक के समय को लेटर वैदिक पीरियड कहा जाता है। यानी 1000 बीसी वो ईयर है जब ऋग्वेदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड का ट्रांजिशन शुरू हुआ। हमने प्रीवियस वीडियोस में ये भी देखा था कि ऋग्वेदिक पीरियड का अगर कोई लिटरेरी सोर्स हमारे पास है तो वो है ऋग्वेद, जबकि लेटर वैदिक पीरियड के लिटरेरी सोर्सेज काफ़ी सारे हैं। जैसे ऋग्वेद के अलावा बाकी के तीनों वेद यानी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लेटर वैदिक पीरियड में ही लिखे गए। इसके अलावा द ब्राह्मणास और कुछ अर्ली उपनिषद से भी हमें इस समय की जानकारी मिलती है। इन लिटरेरी सोर्सेज से जो जानकारी हमें मिलती है उनमें से एक जानकारी है ज्योग्राफिकल लोकेशन की। ऋग्वेद में कहा गया है कि आर्यंस के इनिशियल सेटलमेंट्स भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की वैलीज और पंजाब के प्लेन्स में थे। तो इससे हमें भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की जानकारी मिलती है। बट लेटर वैदिक टेक्स्ट में भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के ही नहीं बल्कि कई और जगहों का जिक्र है। अरेबियन सी और इंडियन ओशन, कुछ हिमालयन पीक्स का जिक्र है, विंध्या माउंटेन्स को भी इनडायरेक्टली मेंशन किया गया है। इससे पता चलता है कि लेटर वैदिक लोगों के पास इंडियन ज्योग्राफी की वाइडर नॉलेज थी एज कम्पेयर टू ऋग्वेदिक पीपल। और वो इसलिए क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में अब ये लोग भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से होते हुए गैंजेटिक प्लेन्स की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। और इसका एक मुख्य कारण ये था कि 1000 बीसीई के अराउंड आयरन एक्सेस और प्लोज का काफी वाइड स्प्रेड यूसेज हो रहा था। लोहे की कुल्हाड़ी से इस गैंजेटिक प्लेन्स के जंगलों को साफ करना आसान हो गया था और इस रीजन की एलुवियल सॉइल जो कि काफी फर्टाइल होती है वो इन लोगों को इस रीजन में आने के लिए अट्रैक्ट कर रही थी। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने पूरे के पूरे जंगल लोहे की कुल्हाड़ियों से काट डाले, कहीं कहीं तो इन लोगों ने पूरे के पूरे जंगलों में आग लगा दी थी। ऐसा लिखा हुआ है सतपथा ब्राह्मणा में। और इस तरह 600 बीसी तक ये लोग पूरे गैंजेटिक रीजन से फैमिलियर हो चुके थे और देखते ही देखते पूरे नॉर्दर्न इंडिया में फैल गए थे और इसीलिए इस रीजन को आर्यवर्त कहा गया। लेटर वैदिक टेक्स्ट में भारत को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आर्यवर्त यानी नॉर्दर्न इंडिया, मध्य देश यानी सेंट्रल इंडिया, दक्षिणापथ यानी सदर्न इंडिया। एक्चुअली अर्ली वैदिक पीरियड के कंपैरिजन में लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस हुए जिन्होंने आर्यंस की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक कंडीशन और रिलीजन में काफ़ी बड़े बदलाव किए। फॉर एग्जांपल अर्ली वैदिक पीरियड में हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने देखी थी और वो थी जन यानी ट्राइब। इन जन की कोई भी टेरिटोरियल लिमिट नहीं हुआ करती थी, मतलब ये तय नहीं था कि ये जन किस भूमि पर राज करती है। बट लेटर वैदिक पीरियड में हमें जनपद देखने को मिली। अर्ली वैदिक पीरियड में सोसाइटी इगैलिटेरियन थी, मतलब एक जन में सभी लोग बराबर थे। बट लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम स्ट्रेंथन हो चुका था। अर्ली वैदिक पीरियड में इकोनॉमी पेस्टोरल थी, बट यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमी एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पूरी तरह से डेवलप हो चुकी थी। मेन रीजन था लोहे का वाइड स्प्रेड यूज। इनफैक्ट रिलीजन में भी हमें बड़े चेंजेस देखने को मिले। अर्ली वैदिक पीरियड में रिलीजन वेदिज्म था जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है।
बट 1000 बीसी तक आते आते वेदिज्म ने ब्राह्मणिज्म की फॉर्म ले ली। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऋग्वैदिक पीरियड की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक कंडीशंस और रिलीजन को पढ़ा, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेटर वैदिक पीरियड का एक इंट्रोडक्शन भी देखा। आज की इस वीडियो में हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी वो किस तरह से लेटर वैदिक पीरियड में चेंज हो गई। हम लोगों ने देखा था कि ऋग्वैदिक पीरियड में राजा के पास लिमिटेड अथॉरिटी हुआ करती थी और उसका मेन रीजन था सभा और समिति। सभा में काउंसिल ऑफ एल्डर्स और समिति में जनरल पब्लिक राजा के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते थे। इससे राजा की जो पावर थी वो हमेशा एक लिमिट में रहती थी। बट अब लेटर वैदिक पीरियड में सभा और समिति की जो इम्पोर्टेंस थी वो डिमिनिश हो गई। इसकी वजह से राजा की जो अथॉरिटी थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। इसी के साथ साथ लेटर वैदिक पीरियड में कई सारी नई पोजीशंस क्रिएट हो गई, जैसे कि ट्रेजरी ऑफिसर, रॉयल मैसेंजर और टैक्स कलेक्टर। हमने देखा था कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो एक ट्राइबल किंगडम होता था उसे जन कहा जाता था। ये जन कई सारे वीसुओं से मिलकर बना होता था और ये वीसु बने होते थे कई सारे ग्राम से मिलकर, और ग्राम बने होते थे कई सारे कुल से मिलकर। यानी ऋग्वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिक यूनिट थी वो थी कुल। अब यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड में इस तरह के कई सारे जन एक साथ मिल गए और इस तरह से लार्ज किंगडम्स बनने शुरू हो गए, और इन लार्ज किंगडम्स को कहा गया जनपद। इन जनपद को राष्ट्र भी कहा जाता था। राष्ट्र का मतलब होता है टेरिटरी। यानी लेटर वैदिक पीरियड में जो जनपद थे उनकी अपनी खुद की टेरिटरी थी जहाँ वो लोग राज किया करते थे। जबकि हमने ऋग्वैदिक पीरियड में देखा था कि ट्राइबल किंगडम्स के पास कोई भी टेरिटरी नहीं हुआ करती थी, वो पास्टोरल पीपल थे। लेकिन यहाँ लेटर वैदिक पीरियड में जनपद की एक डिफाइंड टेरिटरी थी जहाँ उनका राज हुआ करता था, और किसी भी जनपद का जो राजा हुआ करता था उसके पास इंक्रीज्ड अथॉरिटी थी, ये तो हमने पहले ही देखा। और वो अपने आप को बड़े बड़े टाइटल से सम्मानित भी करते थे, जैसे कि एक रथ, राज्य विश्वजनन, अहिल्या भुवनपति और सम्राट, यानी सोल रूलर। और ऐसा नहीं है कि लेटर वैदिक पीरियड में सिर्फ एक दो जनपद थे, यहाँ पर कई सारे जनपद बनके तैयार हो गए थे। इनमें से दो मेन जनपद थे, कुरु और पांचाल। सबसे पहले बात करते हैं कुरु की। ऋग्वैदिक पीरियड को पढ़ते हुए हमने दो ट्राइबल किंगडम्स की बात की थी, पुरु और भारत। लेटर वैदिक पीरियड में ये दोनों ट्राइबल किंगडम्स एक हो गए और मिलकर बने कुरु। इनकी जो टेरिटरी थी उसको कुरुक्षेत्र कहा गया, यानी लैंड ऑफ कुरुज। ये अपर द्वाब वाले रीजन में रहते थे, यानी ये लोग द्वाब के फ्रिंजेस के ऊपर की ओर गए और इस रीजन को ही कुरुक्षेत्र कहा गया। कुरु जनपद के बड़े रूलर्स में परीक्षित और जन्मेजय का नाम लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पांचाल की, तो पांचाल के बड़े रूलर्स में प्रवाहन जावली का नाम लिया जाता है। ये लर्निंग के पैटर्न थे, यानी लर्निंग को प्रोत्साहित करते थे और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया करते थे। आगे चल के कुरुज और पांचाल भी मिल गए और इन्होंने दिल्ली और अपर एंड मिडिल पार्ट्स ऑफ गंगा जमुना डिवाइड को ऑक्यूपाई कर लिया और इनकी कैपिटल बनी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मेरठ के पास है। बट एक समय आया जब ये किंगडम्स कोलैप्स हो गए और बाकी के जो जनपद थे उनमें से कुछ बड़े किंगडम्स बनने शुरू हुए, जैसे कि काशी, कौशल और विदेहा। काशी के बड़े रूलर्स में अजातशत्रु का नाम लिया जाता है। विदेहा के बड़े रूलर्स में जनक का नाम लिया जाता है, जिनकी कैपिटल मिथिला थी। बट ऐसा नहीं है कि लेटर वैदिक पीरियड में सिर्फ जनपद ही हुआ करते थे। उस समय में कुछ ट्राइबल किंगडम्स भी थे। उनके नाम थे मगध, अंग और वंग। ये तीनों ईस्टर्न मोस्ट ट्राइबल किंगडम्स थे और जनपद के जो राजा हुआ करते थे वो अपनी पोजीशन को लगातार इम्प्रूव और स्ट्रेंथन करने के लिए कई सारे रिचुअल्स और सेक्रीफाइस किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल राजसूय यज्ञ, जो कि एक कंसेक्रेशन सेरेमनी हुआ करती थी, मतलब डिक्लेयर किया जाता था कि अब से ये राजा होंगे। जनरली सक्सेशन के दौरान राजा अपने बेटे को जब राजा बनाते थे तब इस यज्ञ को किया जाता था। इसके अलावा लेटर वैदिक पीरियड में अश्वमेध यज्ञ भी किया जाता था, जिसमें एक हॉर्स को खुला छोड़ दिया जाता था और वो दौड़कर जितनी भी भूमि को कवर करता था उस जगह पर उस राजा का अधिकार माना जाता था और अंत में घोड़े को मार दिया जाता था, और इसीलिए इस प्रैक्टिस को हॉर्स सेक्रीफाइस यानी अश्वमेध कहा जाता था। ये भी एक प्रकार का यज्ञ ही था। और तीसरा रिचुअल था चैरियट रेस यानी वाजपेय। वाजपेयी यज्ञ द्वारा ये तय किया जाता था कि इस जनपद में कौन कौन बड़े योद्धा हैं। वीडियो में हमने ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर किया। हमने देखा था कि किस तरह पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऋग्वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में चेंज हो गई। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल लाइफ की,
यानी हम लोग देखेंगे कि ऋग वैदिक पीरियड में जो सोशल लाइफ थी वो किस तरह से लेटर वैदिक पीरियड में चेंज हो गई थी। तो ऋग वैदिक पीरियड को पढ़ते हुए हमने देखा था कि ऋग वैदिक सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ वो सोसाइटीज़ होती हैं जिन्हें मैन कंट्रोल करते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में भी सोसाइटीज़ पैट्रियार्कल ही थी। इनफैक्ट कहा जा सकता है कि लेटर वैदिक पीरियड में फैमिलीज़ में पैट्रियार्की और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। और इस बात के एविडेंसेस मिलते हैं ऐत्रेय ब्राह्मणा से, जिसमें डॉटर्स को सोर्स ऑफ मिजरी माना गया है। और ऐत्रेय ब्राह्मणा में ये भी कहा गया है कि अच्छी विमेन वो है जो पलटकर जवाब नहीं देती हैं। इन सब बातों से पता चलता है कि लेटर वैदिक पीरियड में विमेन के पास प्रिविलेजेस काफ़ी कम थी। हालांकि जो रॉयल हाउसहोल्ड्स थे उनमें रहने वाली महिलाओं के पास फिर भी काफ़ी ज़्यादा अधिकार हुआ करते थे। इसके अलावा ऋग्वैदिक पीरियड में हमने ये भी देखा था कि ऋग्वैदिक पीरियड के लोगों में आमतौर पर मोनोगेमी प्रैक्टिस हुआ करती थी, यानी एक आदमी एक ही औरत से शादी किया करता था। हालांकि रॉयल फैमिलीज़ में जो प्रिंस या किंग्स होते थे वो एक से ज़्यादा औरतों से भी शादी कर लिया करते थे, जिसे पॉलीगैमी कहा जाता है। बट ये सिर्फ रॉयल और नोबल फैमिलीज़ में ही पॉसिबल था। लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो ये प्रैक्टिस लेटर वैदिक पीरियड में भी कंटिन्यूड रही। चलिए देखते हैं कि और क्या क्या हुआ करता था ऋग्वैदिक पीरियड में। तो हमने देखा था कि ऋग्वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ करती थी। चाइल्ड मैरिज का कोई भी एग्जाम्पल ऋग्वैदिक पीरियड में देखने को नहीं मिलता है। बट लेटर वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिजेस अलाउड हो गई थी, और ना सिर्फ अलाउड हो गई थी बल्कि एक कॉमन प्रैक्टिस बन गई थी। इसके अलावा ऋग्वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि अगर किसी आदमी की मृत्यु हो जाए तो उसकी वाइफ को जला देने की जो प्रथा है, जिसे सती प्रथा कहा जाता है, वो ऋग्वैदिक पीरियड के दौरान नहीं हुआ करती थी। बट लेटर वैदिक पीरियड के दौरान सती प्रथा की प्रैक्टिस के कई सारे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। और एक बात तो माननी होगी कि ऋग्वैदिक सोसाइटी चाहे पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ ही क्यों ना हो, स्टिल ऋग्वैदिक पीरियड के दौरान कुछ मामलों में विमेन और मेन को इक्वल अधिकार थे। फॉर एग्जाम्पल, दोनों मेजर सेरेमनीज में पार्टिसिपेट कर सकते थे, पॉपुलर असेंबलीज जैसे कि सभा और समितिज को अटेंड कर सकते थे, और दोनों के पास ये अधिकार था कि वो वेदों को पढ़ें और अपने आप को स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली डेवलप करें। और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि विमेन पोइट्स अपाला, विश्वरा, घोष और लोपामुद्रा के एग्जाम्पल्स हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अपाला और विश्वरा ने यज्ञ भी किए, इसके भी एविडेंसेस हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। इसका मतलब कि इवन दो ऋग्वैदिक सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, बट इसके बावजूद विमेन की पोजीशन ऋग्वैदिक पीरियड के दौरान काफ़ी अच्छी थी। तो चलिए देखते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड के दौरान विमेन की स्थिति में क्या क्या बदलाव हुए। तो सबसे पहला चेंज तो यही हुआ कि अब विमेन को पॉपुलर असेंबलीज जैसे कि सभा और समितिज को अटेंड करना अलाउड नहीं हुआ करता था। हालांकि वो अभी भी स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए वेदों को पढ़ सकती थी, और ये इस बात से एविडेंट भी है कि गार्गी नामक एक विमेन सेंट ने यज्ञवल्क्य नामक एक ऋषि को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। बट फिर भी एक बात तो तय है कि विमेन का जो स्टेटस था वो लेटर वैदिक पीरियड में डिक्लाइन हो रहा था। विमेन को मैन से इंफीरियर और सबॉर्डिनेट ही समझा जा रहा था। इसके अलावा हम लोगों ने ऋग्वैदिक पीरियड को पढ़ते हुए ये भी देखा था कि आर्यंस जो हैं वो देखने में इंडियन नेटिव्स से काफ़ी डिफरेंट थे, और आर्यंस इस बात से अवेयर थे कि वो फेयर हैं, उनके फेशियल फीचर्स पॉइंटेड हैं, जबकि नेटिव्स जो हैं वो डार्क स्किन्ड हैं। इसीलिए ऋग्वेद में जो टर्म यूज़ की गई है वो है वर्ण। बेसिकली वर्ण का मतलब होता है कलर। नेटिव्स को दासाज या दस्यूज के नाम से जाना जाता था, और उन्हें आर्यंस ने ऋग्वैदिक पीरियड के दौरान हरा दिया था और उन्हें शूद्र कहा। शूद्र बेसिकली एक सबजुगेटेड ट्राइब ही थी, और उसी के नाम पर उन्हें शूद्र कहा जाता था। और यहाँ पर जो आर्यंस थे उनमें कुछ ट्राइबल चीफ्स थे जिन्हें राजन कहा जाता था, कुछ पुरोहित थे, कुछ सेनानी थे यानी कमांडर इन चीफ थे, और बाकी के कॉमन पीपल। इन सब को इनके काम के आधार पर डिवाइड किया गया था। जैसे कि राजन और सेनानी को क्षत्रिय कैटेगरी में रखा गया, जो कॉमन पीपल थे क्योंकि वो ट्रेड किया करते थे इसीलिए उन्हें वैश्य कहा गया, और जो पुरोहित थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। ऋग्वेद में कहा गया कि जो ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा के माउथ से निकले हैं, आर्म से निकले हैं क्षत्रिय, लेग्स से निकले हैं वैश्य, और फीट से निकले हैं शूद्र। इस तरह का एक 4 फोल्ड सोशल डिवीज़न हमें ऋग्वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है। बट ये 4 फोल्ड डिवीज़न रिजिड नहीं था। अगर कोई इंसान वैश्य है और उसका बेटा क्षत्रिय बनना चाहता है तो वो बन सकता है। बट आगे चल के लेटर वैदिक पीरियड में ये 4 फोल्ड डिवीज़न पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गया।
अब वैश्य का बेटा क्षत्रिय नहीं बन सकता था, क्षत्रिय का बेटा ब्राह्मण नहीं बन सकता था, यानी क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा, और इस तरह का एक 4-फोल्ड सोशल डिवीजन लेटर वैदिक पीरियड में पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गया था। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को कंपेयर किया। इसके बाद हमने देखा कि ऋग्वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड तक किस तरह सोशल लाइफ चेंज हो रही थी, और आज की इस वीडियो में हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड की इकोनॉमिक कंडीशंस और रिलीजन को कंपेयर करेंगे। शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन से। ऋग्वैदिक आर्यंस बेसिकली पास्टोरल पीपल थे, यानी उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था कैटल रियरिंग। बट कैटल रियरिंग के अलावा ऋग्वैदिक आर्यंस के एक छोटा सा सेक्शन बाकी के काम भी किया करता था, जैसे कि फार्मिंग, कारपेंट्री, स्पिनिंग, गोल्डस्मिथ, पॉटरी और ट्रेड। ये लोग ट्रेड बार्टर सिस्टम में क्या करते थे, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड ये लोग बड़ी ट्रांजेक्शन्स के लिए एक गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल करते थे जिसका नाम था निष्क। इसके अलावा ऋग्वैदिक पीरियड के कुछ लोग फाइटिंग में भी इन्वॉल्व रहते थे और कुछ लोग मेटल वर्क में भी। तो ये सिचुएशन थी ऋग्वैदिक पीरियड की। बट अगर हम लोग बात करें लेटर वैदिक पीरियड की, तो लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी कुछ चेंज हो गया था। लेटर वैदिक पीरियड एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बन गई थी और लेटर वैदिक आर्यंस का चीफ ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर। और इस बड़े बदलाव का मेजर कारण था एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ आयरन, खास करके लोहे की कुल्हाड़ी यानी आयरन एक्स, जिसने इन लोगों को एनेबल किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को कट करके उसे कल्टीवेबल लैंड बना पाएँ। उसके बाद ये लोग आयरन प्लॉ को भी यूज़ करने लग गए थे, जिससे ये लोग कल्टीवेशन को और ज़्यादा बेहतर बना पाए और सरप्लस प्रोड्यूस कर पाए। और जैसे जैसे समय बीतता गया इनकी एग्रीकल्चर की नॉलेज और ज़्यादा बढ़ती गई और ये लोग अब खाद और मैन्योर के बारे में भी जानने लग गए थे। और इस तरह ये लोग बार्ले ही नहीं बल्कि राइस और व्हीट को भी ग्रो कर पा रहे थे। तो हमने समझा कि ऋग्वैदिक इकोनॉमी जो एक पास्टोरल इकोनॉमी थी वो अब लेटर वैदिक पीरियड में पूरी तरह से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में ट्रांजिशन हो चुकी थी। बट इसके अलावा भी लेटर वैदिक पीरियड में कई सारे और एडवांसमेंट्स हुए, जैसे कि ये लोग मेटल वर्क, लेदर वर्क, कारपेंट्री और पॉटरी जैसी चीज़ों में भी काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे थे। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सरप्लस होने की वजह से अब ये लोग इंटरनल ट्रेड ही नहीं बल्कि बेबीलोन जैसी कंट्रीज़ के साथ एक्सटेंसिवली फॉरेन ट्रेड भी कर पा रहे थे। और इससे ये एविडेंट है कि ये लोग सी रूट्स के साथ भी फैमिलियर हो चुके थे। इसके अलावा जो ट्रेडिंग क्लास थी, जिसे वैश्य कहा जाता था, वो अब गिल्ड्स बनाने लग गए थे, यानी गिल्ड्स में ऑर्गेनाइज होने लग गए थे, जिन्हें गनाज कहा गया। हमने देखा था कि ऋग्वैदिक पीरियड में आमतौर पर बार्टर सिस्टम का यूज़ हुआ करता था, बट कुछ ही बड़े ट्रांजेक्शन्स के लिए निष्क यानी गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल होता था। बट अब लेटर वैदिक पीरियड में गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहे थे। गोल्ड कॉइन्स को सतमना और सिल्वर कॉइन्स को कृष्णला कहा गया। तो ये थी इकोनॉमिक कंडीशंस का कंपैरिजन ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अब बात करेंगे रिलीजन की। हमने देखा था कि ऋग्वैदिक आर्यंस नेचुरल फोर्सेस को वर्शिप किया करते थे। नेचुरल फोर्सेस जैसे कि अर्थ, फायर, विंड, रेन और थंडर। और इनमें भी जिन भगवानों को सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट माना जाता था वो थे इंद्र यानी थंडर गॉड, अग्नि यानी फायर गॉड और वरुण यानी विंड गॉड। बट अब लेटर वैदिक पीरियड में इन भगवानों की इंपॉर्टेंस कम हो गई थी और इनकी जगह ले ली थी नए भगवानों ने, जो थे प्रजापति यानी क्रिएटर, विष्णु यानी प्रोटेक्टर और रुद्र यानी डिस्ट्रॉयर। तो कहा जा सकता है कि लेटर वैदिक पीरियड में जो प्रोमिनेंट गॉड्स थे वो थे प्रजापति, विष्णु और रुद्र। इसके अलावा हमने देखा था कि ऋग्वैदिक पीरियड में सेक्रीफाइस और प्रेयर्स को भी काफ़ी महत्व दिया जाता था। बट अब लेटर वैदिक पीरियड में सेक्रीफाइस की भूमिका और ज़्यादा बढ़ गई थी और प्रेयर्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी कम हो चुकी थी। और क्योंकि सेक्रीफाइस और रिचुअल्स से रिलेटेड प्रोसेसेस के ठेकेदार प्रीस्ट थे, तो इसीलिए प्रीस्टहुड एक नया प्रोफेशन बन के उभरा। प्रीस्ट क्लास का कहना था कि सेक्रीफाइस और रिचुअल से रिलेटेड अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो वो भारी पड़ सकती है। इसीलिए जब भी आप सेक्रीफाइस या रिचुअल्स जैसी कोई भी काम कर रहे हो तो वो प्रीस्ट की देखरेख में ही करो, क्योंकि हम ही हैं इस काम के एक्सपर्ट।